हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग लेखांकन का अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, फायदे क्या हैं, पुस्तक पालन और लेखांकन में क्या अंतर, ये सारी बात कर चुके हैं। तो एक तरह से हमारा परिचय काफी हद तक बन चुका है। बस एक चीज बची है कि इसमें कुछ और शब्द आ रहे होते हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या है वो समझना है। और वो शब्द जैसे जैसे हम लोग अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे उन शब्दों से हमारा परिचय और अच्छे से होता चला जाएगा, क्योंकि जब हम बार बार उन शब्दों को देखेंगे तो हमें उसका वास्तव में जो व्यापक रूप से अर्थ है वो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पहले चैप्टर में भी बहुत सारे शब्द ऐसे इनका अर्थ बहुत आसान है, तो उनको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाएगी। इसलिए इन सारे शब्दों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है इकाई। इकाई की तो नहीं, सीधे तौर पर हम लोग व्यावसायिक इकाई की बात करते हैं लेखांकन में। और इकाई का मतलब होता है कोई चीज जिसका खुद का अपना कोई अस्तित्व हो। तो कोई भी चीज जिसका अपना कोई भी व्यावसायिक अस्तित्व है। अब यहाँ पर जो व्यावसायिक है वो भी हम लोग व्यापक अर्थ में देखेंगे। व्यावसायिक अर्थ में हम लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखेंगे जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। आगे जब हम लोग कक्षा 12 में जाएंगे तो देखेंगे अलाभकारी संगठनों की बात होती है। और व्यवसाय में भी कई तरह के अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। जो लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं आप लोगों में से, उनको पता होगा कि एक कोई अकेला दुकानदार है, इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। दूसरा है अपना कंपनीज की बात होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। तो ये सारे क्या है, उस तरह की इकाइयां हैं। तो उसको हम लोग इकाई से बोलते हैं। समझ गए, उदाहरण से समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी चीजों को हम लोग यहाँ पर इकाई बोला जा सकता है। अच्छा, और इकाई में सिर्फ यही नहीं है, व्यवसाय में हम लोग कोई भी ऐसी चीज जिसकी अकाउंटिंग की जा सकती है। तो कई बार कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसकी भी अकाउंटिंग चलती है ना। हमारे यहाँ पर कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो बाद में जितने भी ऑडिटेड अकाउंटिंग के जितने भी गवर्नमेंट के खुद के अपने उद्यम हैं, सारी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, उसके जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी वो ऑडिटिंग की जाती है। तो यानी कि सारे इस तरह के डिपार्टमेंट्स की भी क्या हो रही होती है, ऑडिटिंग हो रही होती है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है उनकी भी ऑडिटिंग चलती है, अकाउंटिंग होती है उसमें पहले, फिर उसकी ऑडिटिंग भी होती है। तो वो सारी चीजें हैं, उनको हम लोग इकाई के रूप में मान सकते हैं। अच्छा, तो इकाई का मतलब कोई भी चीज जिसकी हम लोग लेखांकन करेंगे, सिंपल समझ लीजिए आराम से। दूसरा क्या है, लेन देन। लेन देन भी बहुत आसान है, बचपन से हम लोग लेन देन करते चले आ रहे हैं। लेन देन में दो चीजें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहली चीज है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा हो। क्या हो, दो या दो से ज्यादा लोग हो। ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, अकेले में नहीं कि मैंने खुद को कुछ लिया और खुद से कुछ दे दिया, तो वो लेन देन नहीं हुआ। लेन देन में दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज है, लेखांकन में हम लेन देन उसको मानते हैं जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर पाए। मॉनेटरी टर्म्स में मतलब मौद्रिक मान हो उसको, है ना, जिसमें कुछ पैसों के रूप में कन्वर्ट कर पाए, तब हम उसको मुख्य रूप से लेखांकन में क्या बोलते हैं, लेन देन। ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों और मौद्रिक रूप में अभिव्यक्त किया जा सके, ये हो गया। अब आया तुम लोग परिसंपत्तियां के ऊपर। किसका बात करते हैं, परिसंपत्तियों की। परिसंपत्तियां क्या होती हैं, ठीक। देखिए, परिसंपत्तियों को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एसेट्स। ठीक, जो बहुत ही मूलभूत शब्द है ना, उनकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग भी जब अपने अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो बहुत सारी जगह पर हम लोग इंग्लिश में ही अकाउंट्स बनाते हैं। बाकी सारी चीजें हम लोग भले हिंदी में पढ़ लें, लेकिन डेबिट है, क्रेडिट है, तो वो थोड़े से मूलभूत शब्द आप भी सीखते चले जाइए। और एसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ये परिसंपत्तियां क्या होती हैं, इसकी एक बहुत ही आसान परिभाषा मैं आपको बताता हूँ, जो अपने किताब में सीधे तौर पर नहीं दे रखी है। परिसंपत्तियों का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें भविष्य में किसी भी तरह की आमदनी हो सके, उसको बेचकर या उसकी वजह से क्या हो सके, कोई आमदनी हो सके। तो भविष्य में या वर्तमान में और भविष्य में, आगे आने वाला जो भविष्य, उसमें भी हमें आमदनी हो पा रही हो उसकी वजह से, उसको बेचे जाने की वजह से, या उसके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने की वजह से। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रक है, ठीक, और वो ट्रक से मैं सामान इधर से उधर भेज रहा हूं, और मैं ट्रक को सीधे बेच नहीं रहा हूं, लेकिन उस ट्रक की वजह से मुझे किराया मिल रहा है ना, जो भी ट्रांसपोर्ट का किराया है वो मैं ले रहा हूं, तो वो मेरे लिए क्या होगा, एक एसेट हो गया। बहुत आसान है, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें फ्यूचर कैश इनफ्लो हो। क्या मैंने बोला, समझिए, फ्यूचर कैश इनफ्लो। इनफ्लो का, फ्लो का मतलब बहना, इनफ्लो का मतलब आपके पास आए, अंदर की तरफ आए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की तरफ आए। और क्या अंदर की तरफ आए, रोकड़। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका कैश कभी भविष्य में अंदर की तरफ आए, उसको क्या बोल देंगे, एसेट। क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकते हैं एसेट, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसकी खुद की बिल्डिंग एसेट है
है ना, क्योंकि उस बिल्डिंग में ही तो काम चल रहा है। और वो अगर कंपनी की ही बिल्डिंग है तो उस कंपनी की बिल्डिंग को यूज करने की वजह से क्या हो रहा है कि वो कंपनी अपना जो भी मुनाफा कमा रही है, तो उस बिल्डिंग अगर नहीं होती तो कंपनी काम कैसे करती। वहीं पर अगर मान लीजिए कंपनी किराया देकर के किसी दूसरी बिल्डिंग में काम कर रही है, तो उसकी बिल्डिंग जो है वो एसेट नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से क्या कर रही है, कंपनी उस चीज को यूज कर रही है और उसके लिए किराया दे रही है, तो कंपनी का एक तरह का एक्सपेंस हो जाएगा वो। अभी हम लोग इसी को जब आगे जाकर के कुछ और शब्द देखेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आएगी। लेकिन आप ये समझिए कि कंपनी की कौन कौन सी चीजें हैं। अगर हम किसी कंपनी की बात कर रहे हैं तो अब कोई कंपनी है, उसमें उसके पास जितने भी समझ लीजिए कंप्यूटर्स रखे हुए हैं कंपनी के, वो सारे भी उसके एसेट हो गए, ठीक है। और ये किस तरह के एसेट्स हैं? ये है टेंजिबल एसेट्स। तो देखिए, परिसंपत्तियों को हम लोग दो तरह से विभाजित करते हैं। एक तो होती हैं चालू परिसंपत्तियां, चालू मतलब करंट, ठीक, और एक होती हैं गैर चालू। क्या होती है? गैर चालू। गैर चालू को मतलब दीर्घ अवधि की भी बोला जा सकता है, लेकिन आप समझिए करंट एंड नॉन करंट। अच्छा, अब करंट में क्या होता है, जो चालू टाइप की परिसंपत्तियां, उसमें क्या क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैं दुकान चलाता हूं, ठीक है, और मेरे पास एक उधार खाता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे उधार में पैसा वापस करेंगे, और वो पैसा कई बार ऐसा होता है, देखिए अपने यहाँ पर शादी विवाह होती है तो फोटोग्राफर्स होते हैं। तो मेरे रिश्तेदार में एक फोटोग्राफर है, उनके यहाँ पर क्या होता था कि थोड़ा एडवांस तो लोग दे देते थे। एडवांस देने के बाद से शादी में फोटोज खिंच गई और उसके बाद से कभी फोटो लेने है ही नहीं। तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा उनके खुद के बिजनेस के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट ऐसा था जो कैसा रहता था, उधार का रहता था। और इसी वजह से अब ऐसा चलता है सिस्टम की फोटोग्राफर जो लोग होते हैं शादी विवाह में, वो एडवांस बहुत ज्यादा ले लेते हैं पहले से, क्योंकि कई बार क्या होता है शादी विवाह के बाद लोग फोटोज लेते ही नहीं। आज के टाइम पर डिजिटल कैमरा आ गया, सारे लोग अपनी अपनी फोटोज खींच रहे हैं, ठीक। तो वो सारी चीजें देखते हुए अब वो जो उधार वाला काम है, मान लीजिए मैं हूं, मुझे कुछ उधार मिलना है, तो वो उधार मेरे लिए क्या होगा, एक एसेट हो गया। क्यों? क्योंकि उससे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, समझ गए ना। तो मेरे लिए जो उधार मुझे मिलना है वापस, मैं दुकान चला रहा हूं तो जो उधार मिल रहा है वो क्या हो गया, एसेट हो गया। लेकिन वो एसेट कैसा हुआ, चालू टाइप का हुआ, क्योंकि उधार में ऐसा थोड़ी है कि जितना उधार था हमेशा उतना बना रहेगा। कोई कि कभी किसी ना करके दे दिया, कभी किसी ना करके दे दिया, कभी किसी ना करके दे दिया, और वैसे साथ साथ में किसी और ने उधार फिर से कर दिया, तो उधार खाता रोज चलता बिगड़ता रहता है। तो मतलब उसमें कुछ वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती है, तो वो चालू प्रवृत्ति का हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यापार विपत्र। क्या बोलते हैं, व्यापार विपत्र। सीधे तौर पर सिर्फ उधार की बात नहीं होती है इसमें, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उसमें पहले से डिसाइडेड है कि आप मुझे सामान देते रहो, मैं हर महीने की 1 तारीख को ही आपको पेमेंट करूंगा। तो जो महीने से खत्म होने से पहले जब जब भी सामान आया है, वो सारा सामान भी क्या होता गया कि मुझे वहां से पैसा मिलना है, फिर 1 तारीख को मिलेगा। तो वो भी करंट नेचर का है, चालू तरह का है, एक क्या है, परिसंपत्ति है, ठीक। अब देखिए, इसको छोड़ करके जो हमारा चालू में और क्या प्रकार आ जाएगा, चालू में हमारे पास जो भी मेरी कंपनी है उसमें पैसे भी पड़े हुए हैं, तो कैश हो गया, नगद हो गया, ठीक। और नगद के साथ साथ नगद समतुल्य भी होता है। क्या होता है, नगद समतुल्य, ठीक। नगद समतुल्य क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे अभी क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर अलग अलग तरह की जो बहुत बड़ी कंपनीज हो जाती हैं, उसमें हो सकता है कि पूरा का पूरा खाने पीने का जो काम है वो किसी को दे दिया। किसको दे दिया, खाने पीने का काम। तो इंडिया में कंपनी सोडेस्को, ठीक है, ये बहुत सारे कंपनीज ने खाने पीने का पूरा प्रबंध करती है। मैं कॉलेज में था तो उससे पहले वहां पर एक जो भी मेस में काम करने वाले लोग थे वो अब खुद से काम किया करते थे, फिर सोडेस्को को सारी चीजें दे दी गई थी, तो काफी हड़ताल वगैरह भी हुई थी, बिट्स पिलाने में थोड़ा बवाल भी हुआ था। लेकिन सोडेस्को इंडिया में बहुत बड़ी ऐसी कंपनी है जो अलग अलग कंपनीज में मेस का काम चलाती है। पूरा किसका काम चलाती है, मेस का। तो सोडेस्को में क्या होता है, कई बार आप कुछ सामान लेने जा रहे हो और आपने मान लीजिए 50 रुपए दिए और सामान आ रहा है 47 रुपए का, तो उनके पास 3 रुपए चेंज नहीं है, तो वो सोडेस्को के कूपन से देते हैं। क्या देते हैं, 3 रुपए का ऐसा कूपन रहता है, वो 3 रुपए नहीं होता, ठीक है, 3 रुपए का कूपन, उस पर लिखा हुआ सोडेस्को 3 रुपए। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारे रुपए की तरह चलते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से आप कैंटीन में खाना खाओगे कभी, है ना। तो आपके पास अगर सोडेस्को के कूपन्स पड़े हुए हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट हो गए, नगद नहीं है, नगद के समतुल्य हो गया। तो कंपनी में काम करने वालों के लिए मैंने उदाहरण दिया है। अब कोई कंपनी है, उसके लिए नगद समतुल्य क्या हो सकते हैं, किसी ने चेक दे रखी है ना, वो चेक पड़ी हुई है आपके पास,
तो वो चेक भी नकद के तरह है, नकद नहीं है। लेकिन वो क्या है, इन सारी चीजों से आपकी क्या हो रही है, आर्थिक स्रोत है आपके। हिंदी में हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं परिसंपत्तियों को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी संगठन के ऐसे आर्थिक स्रोत जो जिनको पैसे में मौद्रिक रूप से कन्वर्ट किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, परिसंपत्तियां। अब दो प्रकार हो गए, चालू हो गया और गैर चालू हो गया। चालू में क्या हो सकता है, चालू में एक और चीज हो सकती है कि आपने क्या दे रखा है, किसी को लोन दे रखा है। क्या दे रखा है, लोन। आपने उधार दे दिया, जो मैंने अभी बात की थी। तो क्या हो जाता है, लेकिन वो कैसा हो, शॉर्ट टर्म का हो, तो उसको बोलते हैं लघुकालीन। तो लघुकालीन आपने क्या दे रखा है, ऋण दे रखा है, ठीक है। एडवांसेस, इसको हम लोग बोलते हैं अग्रिम, ठीक, वो आपने किसी को दे रखा है। तो ये सारी चीजें जो छोटे समय में आपको वापस मिल जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चालू तरह की परिसंपत्तियां। अब गैर चालू में क्या आता है, गैर चालू में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि सबसे पहली बात हम लोग बोल देंगे फिक्स्ड एसेट। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थिर, स्थिर परिसंपत्तियां। अब स्थिर परिसंपत्तियां भी दो तरह की हो सकती हैं, एक होती है आपकी मूर्त और एक होती है अमूर्त। ये मतलब समझ लीजिए, देखिए फिक्स्ड का मतलब क्या है कि वो वहां पर है, वहीं पर रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी एक फैक्ट्री है, अब वो फैक्ट्री उसकी कैसी है, फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड मतलब स्थिर है। और बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं, कहीं पर फिक्स्ड एसेट बहुत बड़ा बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ऑयल रिफाइनरी बनानी है आपको, तो वहां पर फिक्स्ड एसेट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी रिफाइनरी बनती है। उसको छोड़कर के कोई दूसरा काम है, कॉल सेंटर है, वहां पर उतना बड़ा कुछ फिक्स्ड एसेट लगाना नहीं है आपको, कुछ कंप्यूटर सेट देने हैं। और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए आर्ट वर्कशॉप है, वहां पे तो कुछ भी नहीं चाहिए आपको, बस कलर्स ले लिया आपने और वही आपका फिक्स्ड एसेट हो गया। तो अलग अलग तरह के बिजनेसेस के हिसाब से जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं, उनका अनुपात बदलता रहता है, क्योंकि कुछ जगह पर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, कुछ जगह पर कम चाहिए होता है। और स्थिर अनुपात, स्थिर परिसंपत्तियों में भी मूर्त और अमूर्त क्या मतलब, मूर्त का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम छू सके, ठीक है, सीधे सीधे तौर पर जिसको छुआ जा सके, किसी भी तरह से महसूस किया जा सके, जो भी हमारे सेंसेस हैं उससे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मूर्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स हो जाते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, अमूर्त परिसंपत्तियां क्या होती है, समझिए। जैसे आपको सीधा उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, किस पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर। तो जैसे जैसे कोई चैनल ऐसा है जो, अभी हमारे यहाँ पर देश में क्या कोरोना की समस्या चल रही है, पूरी दुनिया में ही चल रही है, तो कोरोना वायरस पर अलग अलग लोग वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए। अब कोई एक ऐसा चैनल है जिसके पास क्या है, 10 लाख सब्सक्राइबर्स है। कितने, 10 लाख सब्सक्राइबर्स है। कोई एक चैनल इसके पास है 100 सब्सक्राइबर्स, और दोनों ने एक ही जैसा वीडियो बनाया। क्या क्या, एक ही जैसा वीडियो बनाया। इसने भी अच्छा वीडियो बनाया और इसने भी काफी अच्छा वीडियो बनाया, लेकिन जिसके 100 सब्सक्राइबर्स है उसका वीडियो सर्कुलेट ही नहीं होगा, बहुत कम लोग देख पाएंगे, है ना। और जिसके पास 10 लाख सब्सक्राइबर्स है, उसका वीडियो बहुत सारे लोगों के पास जाएगा। तो वो जो 10 लाख सब्सक्राइबर बन गए ना एक बार, वो उस इंसान के लिए एक तरह से क्या हो गया है, एक परिसंपत्ति हो गई है। क्यों, क्योंकि उस वजह से ही उसके वीडियो ज्यादातर लोगों तक जा रहे हैं। ऐसे ही आप ये समझिए कि कोई कंपनी है जिसका ब्रांड चल गया। क्या चल गया, ब्रांड। अभी हम लोग के घर में पानी की मोटर खराब हुई, किसी का पानी की मोटर खराब हुई, तो पानी की मोटर में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मुझे अभी पता चला कि गुजरात में एक जगह पड़ती है राजकोट, वहां पर बिजली का बहुत काम होता है और पानी की मोटर वगैरह बहुत सारी बनती हैं। बहुत सारी लोकल कंपनीज है, बहुत सारी है। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि किर्लोस्कर है, तो उसका नाम लोग जानते हैं। अब ये सोचिए कि जैसे किर्लोस्कर की मोटर है, वैसी मोटर किसी और ने बनाई हो, वैसा ही है, हो सकता है उससे अच्छी बनाई हो, लेकिन किर्लोस्कर का नाम क्योंकि मोटर, पानी की मोटर में बड़ा हो गया है, तो वो उनके लिए एक तरह की परिसंपत्ति हो गई। क्यों, क्योंकि उनके ब्रांड की वजह से ही उनको क्या मिलेगा, समझिए, उनके पास ज्यादा कस्टमर्स बन करके आएंगे। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि कोई यूट्यूब चैनल का नाम बड़ा हो गया, किसी कंपनी का ब्रांड बड़ा हो गया, तो वो ब्रांड आप छू नहीं पाओगे, आप समझ रहे हो ना, कभी नहीं छू पाओगे, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा हो गई है। क्या हो गई है, प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा बनाने में बहुत समय लगता है। ऐसे ही जिसकी प्रतिष्ठा बन गई है, वो क्या हो गई, वो उस कंपनी के लिए अमूर्त परिसंपत्ति है। आई बात समझ में, क्या है, कैसी है, अमूर्त है। अच्छा, अब गैर चालू में और क्या हो सकता है, आपने किसी को बहुत लंबे समय के लिए लोन दे दिया। बहुत कंपनी, जैसे आप, एक कंपनी है एप्पल, ठीक है, स्टीव जॉब्स इसके फाउंडर समझिए, को फाउंडर तो थे ही। तो एप्पल एक कंपनी है और इस कंपनी के पास बहुत सारा कैश है, बहुत, ये अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मोबाइल फोन्स बेचते हैं, कंप्यूटर्स बेचते हैं, उसके बाद से आईपैड बेचते हैं। तो इनके पास दुनिया में सबसे बड़ी जो कैश जिनके पास है उस तरह की कंपनीज में से आती है। और इनके पास जो भी पैसा है, इन्होंने किसी को वो पैसा बहुत लंबे समय के लिए लोन दे दिया।
तो वो लंबे समय बाद उनको रिटर्न मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इनके लिए एसेट है, क्यों, क्योंकि उनको पैसा वापस मिलेगा। फिर से वही आगे डेफिनेशन, फ्यूचर कैश इनफ्लो होगा, क्या होगा, फ्यूचर कैश इनफ्लो, तो वो भी क्या हो जाएगी, गैर चालू में इनके लिए दीर्घकालीन ऋण अगर आपने दे रखा है तो क्या हो गया, गैर चालू परिसंपत्ति हो गई। ठीक है, तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए परिसंपत्तियों की। अच्छा, अब परिसंपत्तियों के साथ साथ एक और चीज आती है जो उससे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, क्या है, जुड़ी हुई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, देनदारियां। क्या बोलते हैं, देनदारियां। तो वो क्या होती हैं, काफी हद तक सिमिलर है, इसलिए मैं देनदारियों को इसी के साथ कुछ रब करके आपको बिगाड़ करके फिर बताता हूं। तो जिस तरह से परिसंपत्तियां थी, फ्यूचर कैश इनफ्लो था, तो देताएं बोलते हैं, इसी को हम लोग देनदारियां भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देनदारियां। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश में भी बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म है, बहुत ज्यादा यूज होगा अकाउंट्स में, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए, लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। और इसमें क्या होता है, ये इसको पहचानने का तरीका है क्या, फ्यूचर कैश आउटफ्लोज। क्या, फ्यूचर कैश आउटफ्लोज। ठीक है, आउट क्या हो गया, इनका उल्टा होता है आउट, यहाँ पे था इनफ्लो था परिसंपत्तियों में, यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटफ्लो, एकदम उल्टा हो गया। और इसको हम लोग हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी लेनदार है, क्या है, लेनदार, तो लेनदारों का व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर दावा। क्या बोला मैंने, मतलब जिन लोगों ने हमारे व्यवसाय को चलाने में पैसे दे रखे हैं, कौन कौन लोग हो सकते हैं, एक तो जिन्होंने हमें सीधा सीधा लोन दे रखा है। ठीक, कई लोग ऐसे हैं कि मैं बिजनेस चला रहा हूं, तो मैं ऊपर से कुछ सामान खरीदता हूं, फिर नीचे कुछ सामान बेचता हूं, तो जिनसे मैं सामान खरीद रहा हूं उनको मैं पैसे तुरंत की तुरंत वापस नहीं कर रहा हूं, उनको भी मैं बोल रहा हूं कि आपको हर महीने की पहली तारीख को दूंगा। तो एक तो है ग्राहक मुझे बोल रहा था कि मैं आपको पहली तारीख को दूंगा, तो वो मेरे लिए हो गया था क्या, ट्रेड रिसीवेबल, वो था व्यापार विपत्र, तो उससे मुझे पैसा मिलेगा, तो वो मेरे लिए परिसंपत्ति हो गया। लेकिन जिसको मैं पैसे दूंगा, समझ रहे ना, जिससे मैं सामान ले रहा हूं, जिसको मैं पैसे दूंगा, वो क्या हो गया, वो मेरे लिए हो गया देय विपत्र। क्या हो गया, देय विपत्र। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में तो बोलते हैं देय विपत्र, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को आप लिख सकते हो ट्रेड पेबल्स। क्या बोल सकते हो, पेबल्स। यहां पर है रिसीवेबल्स, यहां पर हो जाता है पेबल। पेबल मतलब जो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पेबल्स हो गए आपके। अब ये क्या होता है, यहाँ पर भी चालू और गैर चालू प्रवृत्ति की चीजें आती है, तो ये भी चालू हो गया। अब चालू और गैर चालू दोनों में समझ लो, परिसंपत्तियों में भी और इसमें भी। किसमें, देताओं में या लायबिलिटीज में। कोई भी चीज जो लगभग लगभग एक लेखा वर्ष में निपटाई जा सके, क्या हो सके, निपटाई जा सके। आपको किसी से पैसा लेना था, आपको एक साल के अंदर आमतौर पर मिल जाता है, तो वो चालू तरह की परिसंपत्ति हो गई। आपको किसी को पैसा देना था, आप लगभग लगभग एक साल के अंदर दे देते हो, तो वो क्या हो गई, चालू तरह की देयता हो गई, चालू तरह की लायबिलिटी हो गई। समझ गए आप। तो ये जब कोई चीज लगभग लगभग 12 महीने में निपटाई जा सकती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं वो करंट नेचर की है। कैसी है, उसकी प्रकृति चालू तरह की, चालू प्रकृति की है वो। और गैर चालू में क्या हो जाता है, वही सारी चीजें लंबे समय के लिए हो जाए। जैसे आपने किसी से लोन लिया थोड़े दिन के लिए कि यार दे दो पैसे, अभी जरूरत है, 2 महीने के अंदर दे दूंगा, तो वो क्या होगा, करंट लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई, चालू प्रकृति की देयता हो गई। लेकिन अगर आपने किसी से लोन ले रखा है, किसी बैंक से, कि हम आपसे 10 साल के लिए लोन लेते हैं, मेरी कंपनी को जरूरत है, 10 साल बाद मैं दूंगा, तो वो क्या हो गई, वो दीर्घकालीन ऋण हो गया। और दीर्घकालीन ऋण कैसा हो जाएगा, गैर चालू प्रकृति का। कैसा हो जाएगा, गैर चालू प्रकृति। तो यहां पर भी चालू और गैर चालू प्रकृतियां होती हैं। ठीक, और देयता और परिसंपत्तियों में एक बहुत ही बड़ा संबंध है। क्या है, बहुत ही बड़ा संबंध है। जब आप लेखांकन में पढ़ेंगे, तो लेखांकन हम लोग आगे जाएंगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन आती है लेखांकन में, लगभग सारा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, A इज इक्वल टू L प्लस E। क्या लिखा मैंने, A इज इक्वल टू L प्लस E। A का मतलब एसेट, एसेट का मतलब परिसंपत्ति, तो परिसंपत्ति बराबर देयता प्लस ई मतलब इक्विटी, मतलब पूंजी, ओनर्स इक्विटी बोलते हैं वैसे तो इसको। क्या बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, तो जो भी मालिक है दुकान का या व्यवसाय का, उसने जो पैसे लगा रखे हैं, उसकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी। तो हमेशा ही ये सही होना चाहिए जब भी हम लोग अपना क्या बना रहे होते हैं, तुलन पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, तो वो एक चीज हो गई। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देता मतलब जो चीज हम देंगे कभी, और परिसंपत्ति मतलब जिससे हमें पैसा मिलेगा। बस मेन डिफरेंस यही है। बाकी इसमें जो छोटी छोटी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब उसमें चालू और गैर चालू प्रवृत्ति की चीजें भी होती है, वो सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे पढ़ते आएंगे, तो हमें धीरे धीरे समझ में आती चली जाएंगी। अब समझिए, इसमें जो मैंने नाम ले लिया ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, तो ओनर्स इक्विटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी। उसको भी देख लेते हैं, 5वां शब्द हमारा मिल जाता है पूंजी, वो भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। ठीक,
क्या है पूंजी? बहुत ही आसान है। पूंजी सीधा सीधा समझ लीजिए कि व्यवसाय में व्यवसाय के स्वामी द्वारा किया गया निवेश, बस आराम से, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसमें जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं। अब कोई भी मालिक है किसी कंपनी का, वो कंपनी में क्या कर रहा है? पैसे लगा रहा है, तो वो उसकी पूंजी हो गई। और इस इक्वेशन को आप देखिए, इस इक्वेशन में क्या है? एसेट। अगर मैंने पैसे लगाया व्यवसाय में, तो अब वो पैसा जो लगा दिया है वो व्यवसाय का हो गया, तो व्यवसाय के लिए क्या बढ़ गया? एसेट बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और ओनर्स इक्विटी भी जो है आपने लगा दिया, क्योंकि आपका वो पूंजी था। तो दोनों तरफ चीजें जो है एक साथ बढ़ रही होती है। क्या होती है? दोनों तरफ एसेट भी बढ़ जाएगा आपका, ओनर्स इक्विटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो चीजें हमेशा ही बैलेंस रहेगी। जब हम लोग तुलन पत्र को पढ़ेंगे डिटेल में, तब ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अभी ये इक्वेशन से रिलेटेड तीनों चीजें हैं, परिसंपत्तियां, देनदारियां या देयताएं और पूंजी, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। तो हम लोगों ने 5 बहुत ही प्रमुख जो शब्द थे वो देख लिए हैं। अभी बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम लोग देखेंगे अपने आगे के वीडियोस में, 1 या 2 वीडियोस और लगेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और इस वीडियो के जो भी नोट्स हैं, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा जो परिभाषाएं हैं इन सारे शब्दों की, महत्वपूर्ण शब्दों की, वो आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।